चलिए स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 54। वेरी बैड। यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 54 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला टॉपिक है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना, यही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस एट द राइट। यानी जिस समय जो समय तय किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा करना है, उसके पहले ही क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया। मतलब किसी पार्टी ने बोल दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, किसी भी एक पार्टी ने। When the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach. When the promisor refuses altogether, promisor ने क्या किया है, refuse कर दिया है altogether to perform his promise, कि वो अपना promise पूरा नहीं करेगा, और अपना unwillingness उसने performance के टाइम से पहले ही बता दिया है, that is called क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू वे। पहला, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। ये कैसे होता है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और बोलकर या लिखकर उसने बता दिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, ठीक है। प्रोमिसर ने डिनाई कर दिया बोल करके या लिख करके। या सेकंड, एक और एक तरीका है एंटीसिपेटरी ब्रीच का, इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट। मतलब अपने कंडक्ट से उसने प्रूव कर दिया है कि वो ये काम नहीं करेगा। कंडक्ट से कैसे प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा समझेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों का भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, we had a contract with B on 15 July 2016 to supply 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August 2016, and on 30th July informed B that he will not be able to supply the said cotton on 14th August 2016. ध्यान देना, A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 15 जुलाई को कि वो 10 bales of cotton उसे देगा 14th अगस्त को, लेकिन 30 जुलाई आते आते उसने बी को मना कर दिया कि मैं ये कॉटन 14 अगस्त को आपको नहीं दूंगा। दिस इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला वाला कैटेगरी का एग्जांपल हो गया, एक्सप्रेस रिजेक्शन बोल करके किया। सेकंड देखो, व्हेन ए एग्रीड टू सेल हिज व्हाइट हाउस टू बी फॉर 50,000 ऑन 10th of August 2016, ए ने तय किया था बी को बेचने के लिए अपना व्हाइट हाउस, कब, 10 अगस्त, बट ही सेल्स इट हाउस टू सी ऑन 1st of August, किसी और को बेच दिया, सी को, कब, 1 अगस्त को। तो अगर उसने उस डेट के पहले ही 1 अगस्त को किसी और को बेच दिया, इसका मतलब वो क्या बी को वो हॉर्स देगा नहीं। तो क्या यहाँ उसने कुछ बोला, बी को बोला नहीं है, बट इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक पार्टी ने अपने कंडक्ट से ये बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाला। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो दो तरह से यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है, स्पेसिफिकली मेंशन करके बोलकर या लिखकर कि मैं इसे कंप्लीट नहीं करूंगा, और दूसरा बोला कुछ नहीं, जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा 10 दिन बाद, और उसके पहले उसने किसी और से शादी कर ली। तो इसका मतलब है कि अब वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करने वाला, इसके लिए बोलने की जरूरत है नहीं। अब बाय कंडक्ट ये प्रूव हो रहा है। ओके, अगला पॉइंट, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट deals with anticipatory breach of contract and provides as follows. Section 39 क्या कहता है, यानी anticipatory breach के बारे में एक सेक्शन इन्वॉल्व है यहाँ, सेक्शन 39। और ये क्या कहता है, देखो, when a party to a contract has refused to perform, कॉन्ट्रैक्ट के एक पार्टी ने क्या किया है, refused to perform or disable himself from performing, अपने आप को डिसेबल कर लिया, गायब हो गया वो, means promise in its entirety,
द प्रोमिसिव में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, तब उस केस में प्रोमिसिव कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, मान सकता है कि अब ये खत्म हो चुका है, अनलेस ये सिग्निफाइड बाई होगा, बाई वर्ड्स ऑफ कंडक्ट, बी वाई, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाई वर्ड्स ऑफ कंडक्ट हिज एक्विजिशन इन इट्स कंटीन्यूअस, जब तक कि सामने वाला प्रोमिसर अपने वर्ड से या कंडक्ट से उसको कंटिन्यू करने के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे देता कि हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो तब तक वो मान लेगा कि वो पूरा नहीं होगा। मतलब मैं रिपीट करूंगा, जब या तो पहला पार्टी रिफ्यूज करते, रिफ्यूज कर देगा तो मामला तो वहीं खत्म हो गया, लेकिन सेकंड केस में क्या, वो डिसेबल हो गया, वो मिल नहीं रहा, वो गायब है, तो कारण कुछ और भी हो सकता है वो डिनाई नहीं करना चाहता, हो सकता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहता है, लेकिन कोई और कारण से वो गायब होगा, तो क्या पता, तो वैसे सिनेरियो में भी प्रोमिसिव उसे रद्द मान सकता है। हाँ, अगर प्रोमिसर अपना एक्विजिशन यानी अपनी सहमति देता है, सिग्निफाई करता है, तब अलग बात है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो उसे क्या मान सकता है, कैंसिल मान सकता है। अगर प्रोमिसर गायब है, प्रॉमिस जो फुलफिल करना था उस डेट पर, बोलो मिल नहीं रहा, तो क्या मानेंगे, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। The promise is excused from performance or from further performance, तो देखो इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, प्रोमिसी, ध्यान देना क्या लिखा, प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस, मतलब प्रोमिसी अपने परफॉर्मेंस से मुक्त हो जाएगा, अब उसे अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ये पहला इफेक्ट आएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच का। फर्दर he gets an option to either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages, तो उसके पास अब अगला ऑप्शन ये है टू ट्रीट the contract as rescinded, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लेगा, and sue the other party for damages, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान करके, रुको पहला ऑप्शन उसके बाद ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में अब उसे परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, प्रोमिसी को परफॉर्म नहीं करना, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लेगा और केस करेगा सामने वाली पार्टी पर, क्या चीज के लिए, डैमेजेस के लिए, इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके लिए उसे ड्यू डेट तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है, वो तुरंत केस कर सकता है। मतलब अगर पहले ही पता चल गया कि प्रॉमिसर ने प्रॉमिस तोड़ा है, तो वैसे केस में तुरंत केस किया जा सकता है। अगला पॉइंट, या फिर he may elect not to rescind but to treat the contract as still operative, to wait until the due date of the contract। सेकेंड एक और ऑप्शन उसके पास है, भले एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है, वो इंतजार करना पसंद कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं मैं वेट करूंगा, एक मौका और दूंगा प्रोमिसर को। अगर वो ऐसा करता है तो पक्का इसका फायदा प्रोमिसर को मिलेगा, प्रोमिसर उस केस में ड्यू डेट तक अपनी गलती सुधार कर सकता है। तो देखो, he may elect not to resign but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for consequence of non-performance। और जब ड्यू डेट आने पर भी वो पूरा नहीं करेगा अपना प्रॉमिस, तब उस केस में उसे रेस्पॉन्सिबल मानकर उस पर केस करेगा, वो आगे की बात है। मतलब यहाँ पर प्रोमिसी वेट कर सकता है चाहे तो, but in this case he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party, if it so decide on reconsideration, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि इस केस में प्रोमिसर को एक मौका दे रहा है कि तुम आगे जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पूरा करके बच सकते हो, डैमेजेस से बच सकते हो, ठीक है। और एक बात, इसमें और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है प्रोमिसर को, अपॉर्चुनिटी
कल को अगर कहीं सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब बाद में अचानक से अराइज होने वाला इम्पॉसिबिलिटी, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो प्रोमिटर अपनी लायबिलिटी से भी बच जाएगा, फिर उसको कोई कॉन्सिक्वेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझे? फ्यूचर में अगर कोई सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुआ तो उसका फायदा फिर किसको मिलेगा? प्रोमिटर को, क्योंकि उसे फिर डैमेज नहीं देना पड़ेगा। ये भी ऑप्शन है। तो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है? प्रोमिसी को अपना काम पूरा नहीं करना, अपना वायदा पूरा नहीं करना है। उसके अलावा प्रोमिसी उस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रेस्काइंडेड मान सकता है, मतलब खत्म मान सकता है और तुरंत केस कर सकता है। तीसरा, वेट करेगा अंटिल द ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद वो केस करेगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर प्रोमिटर विल get advantage in this case, ब्रैकेट में in case of supervening impossibility। किसको फायदा मिल जाएगा? प्रोमिटर को। अगला पॉइंट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला टॉपिक क्या? एंटीसिपेटरी नहीं हो, क्या है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा, एक्सप्लेन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन द कॉन्ट्रैक्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच, इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। इसमें तो शेड्यूल्ड डेट पर ही रिफ्यूजल होगा। कौन सी डेट पर? जो डेट तय हुआ था वही डेट पर। The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises. So the parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises. But when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. तो अगर एक पार्टी ने यहाँ पर क्या किया है? परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो माना जाएगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट हुआ है। In this case, the other party to the contract obtains the right of action against the one who has refused to perform his promise. क्योंकि ये एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं है, तो इसका मतलब क्या? प्रोमिसर इंतजार कर, मतलब प्रोमिसी इंतजार करेगा आगे और कि फ्यूचर में कोई चमत्कार होने वाला है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ड्यू डेट पर ही ब्रीच हुआ है, मतलब प्रोमिसर अब पूरा नहीं करेगा, ये कंफर्म हो गया है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कमिटेड ए एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। जब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करने का टाइम आया तब ब्रीच हुआ। जैसे कि ए एग्रीड टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी ऑन 1 फरवरी 2016 और उस दिन जब शुगर सप्लाई करने का टाइम आया तब ए उसे सप्लाई नहीं कर पाया, फेल हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच हैज बीन कमिटेड बाय ए एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। यानी ए ने तब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किया ड्यू डेट पर। क्लियर है? During the performance of the contract, बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के समय पर। Actual breach of contract also when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform its obligation under it by express or implied act. परफॉर्मेंस के दौरान भी वो मना कर सकता है, मतलब परफॉर्मेंस सपोज देना था और हो सकता है पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस कर भी चुका है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस के दौरान। बोलो, तो हो सकता है पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस वो कर चुका है लेकिन उसके बाद वो डिनाई कर रहा है कि अब और पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अब रेमेडीज क्या अवेलेबल होगा? तो सुनो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो समय पर हो सकता है। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरा है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। क्लियर है पॉइंट? अब रेमेडीज क्या अवेलेबल है उस पार्टी के पास जिसके साथ गलत हुआ, मतलब जिसने डिफॉल्ट किया वो नहीं, जिसके साथ गलत हुआ उसके पास क्या रेमेडीज है। तो यहाँ पर देखो 5 रेमेडी यहाँ लिखा हुआ है। पहला, sue for damages,
तो देखो क्या है, Q for damages. Damages are the monetary compensation allowed by a court of law to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him. तो the damage monetary compensation को कहते हैं allowed by a court of law to the aggrieved party for the loss or injury suffered by him. तो जो aggrieved party को जो loss या injury हो रहा है उसके लिए कोर्ट जो कंपनसेशन अलाउ करेगा उसे हम डैमेजेस कहते हैं. द लॉस और इंजरी सफर्ड इज नोन एज डैमेजेस. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस. रुको, डैमेज और डैमेजेस दोनों अलग अलग वर्ड हैं, सेम नहीं है. डैमेज का मतलब होता है लॉस और इंजरी सफर्ड, मतलब जो नुकसान हुआ उसको डैमेज कहते हैं, और डैमेजेस कहते हैं उसके बदले में जो क्लेम मिला उसको. दोनों सेम नहीं है. डैमेज नुकसान को कहते हैं और डैमेजेस किसको कहते हैं? मॉनेटरी कंपनसेशन को कहते हैं जो कोर्ट अवार्ड करती है. समझ में आ गया? तो सूट फॉर डैमेज नहीं होता, सूट फॉर डैमेजेस होगा ना. हम केस क्या चीज के लिए करेंगे? डैमेजेस के लिए, क्योंकि हमें डैमेज हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो. व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर बाय ए ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉस्ट टू हिम. डिस्कस. बोल रहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो जो पार्टी जिसको लॉस हुआ है, जो सफर किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो कोई भी लॉस या डैमेज के लिए कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, उसे कंपनसेशन मिल सकता है. बताओ इसके बारे में. तो सेक्शन 73, 74 और सेक्शन 75, तीन सेक्शन सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. पहला सेक्शन है कंपनसेशन फॉर लॉस या डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 73 अंडरलाइन करो इस लाइन को. तो सेक्शन 73 क्या कहता है डैमेजेस के बारे में, वो पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, देखो. When a contract has been broken, the party who suffered by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breaches. अब कौन सा डैमेज जो नेचुरली अराइज हुआ है इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जो लॉस या डैमेज नेचुरली अराइज हुआ उसके लिए उसे कंपनसेशन मिलेगा. और विच द पार्टी न्यू, इस डैमेज के बारे में पार्टी को पता था कि इतने का नुकसान होना है, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. तो देखना, और विच द पार्टी न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट. यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय जिसके बारे में पार्टी को अंदाजा था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो कि लगभग कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, उतना डैमेजेस कंपनसेट करना पड़ेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है आगे, सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. अंडरलाइन करो, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. एक वर्ड और इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, नेचुरली अरोज, मतलब लॉस या डैमेज जो नेचुरली अराइज हो रहा है उनके लिए कंपनसेशन मिलेगा. लेकिन जो रिमोट डैमेजेस है या इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज है सस्टेन बाय रीजन ऑफ द ब्रीच, उसके लिए कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता. इसको एग्जांपल के थ्रू समझना होगा. मान लो सपोज मैं ये कहता हूं कि सामने वाली पार्टी ने मुझे टाइम पर डिलीवरी नहीं दी, जिसकी वजह से मैं डिलीवरी नहीं कर पाया और उसकी वजह से मेरा गुडविल का डैमेज हो रहा है और कम से कम 10 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए. टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था ना, जो गुड जो खरीद रहे थे वो 6-7 लाख वैल्यू का था और हम कॉम्पनसेशन कितना मांग रहे हैं सामने वाले से? 10 करोड़. क्या मिलेगा? नहीं. तो यहाँ बोला गया है कि जो डैमेज नेचुरली अराइज हुआ है, ये जो एग्रीमेंट करते समय उन्हें पता था कि इतना नुकसान होगा या हो सकता है, या जब कॉन्ट्राडिक्शन है, जब ये कॉन्ट्रावेंशन किया, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस समय हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि इमीडिएट लॉस कितने का हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए में डिलीवरी करनी थी प्रोडक्ट की, बदले में 6 लाख मिलते, नहीं किया डिलीवरी, और उस समय उस प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू 7 लाख है, राइट. तो अगर वो मार्केट से खरीदेगा तो 7 लाख देना पड़ेगा. तो नुकसान कितने का हुआ उस पार्टी को? 1 लाख का. ये इमीडिएट डैमेज है. क्या है ये? जो कि रियल है एक्चुअल में, राइट. तो 1 लाख रुपए यहाँ पर कंपनसेशन को मांगने का हकदार होगा, लेकिन वो बोलेगा मेरा गुडविल का लॉस हुआ, 10 लाख रुपए दिया जाए, तो उसको वो डैमेज उतना डैमेजेस का क्लेम
मिलेगा नहीं। ये हमारा सेक्शन 73 काम क्लियर करना है, समझ गया? यानी क्या कुछ भी अमाउंट मन से आर्टिफिशियल फिगर आप क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। अगला पॉइंट है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑब्लिगेशन अराइज हुआ था और उसे पूरा ना किया जाए, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and has broken its contract। तो जितना नुकसान उसे हो रहा है होगा सामने वाली पार्टी को उतना उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई ऑब्लिगेशन का जन्म हुआ था और ऑब्लिगेशन को पूरा ना किया जाए तो सामने वाली पार्टी कंपनसेशन की डिमांड कर सकती है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 इन एस्टिमेटिंग द लॉ फॉर डैमेज अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स व्हिच एक्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जो इनकन्वीनियंस हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। इनकन्वीनियंस जो सामने वाली पार्टी को हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करने की वजह से, उस इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ही हम लॉस या डैमेज कैलकुलेट करेंगे। यानी जो कोर्ट है वो केस के फैक्ट को समझ करके और उसके बाद जजमेंट पास करती है कि कॉम्पनसेशन कितना होना चाहिए या कॉम्पनसेशन कितना रीजनेबल होगा इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, वो कोर्ट तय करेगी। तो बोल रहा है एक फैक्टर यहाँ पर बोला एक्सप्लेनेशन में, inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account। यानी सामने वाले पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा नहीं होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, इनकन्वीनियंस हुआ है, उसको पूरा ध्यान में रखा जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन। कोई दिक्कत? एनालिसिस ऑफ सेक्शन 73 नेचर damages under the contract are not granted by way of punishment। इसको पनिशमेंट के नेचर का हम नहीं बना सकते। जो सेक्शन 73 में हम डैमेजेस की बात कर रहे हैं वो कॉम्पनसेटरी नेचर का होना चाहिए, पनिशमेंट के नेचर का नहीं होना चाहिए। दे आर कॉम्पनसेटरी नेचर। तो एक नया पॉइंट आप सीख गए हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई पार्टी पूरा नहीं भी करता है तो वो केवल कॉम्पनसेट करेगा सामने वाले को हुए नुकसान को, लेकिन वो पनिशमेंट उसको नहीं दे सकते हम। किसको? फर्स्ट पार्टी को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिफॉल्ट होने के चांसेस भी होते हैं कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कमिटमेंट किया कि मैं आपको 30 डेज के अंदर एक मॉडलर किचन इंस्टॉल करके दे दूंगा, राइट? और ऑर्डिनरी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोसेस में जिस कंपनी से मुझे माल लेना था उसने डिलीवरी में क्या किया? लेट कर दिया, 30 दिन से ज्यादा लगा दिए। तो जो कस्टमर था वो एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं चलने की वजह से उसने केस कर दिया और डैमेजेस की डिमांड की, राइट? तो वैसे केस में डैमेजेस कितना मैं पे करूंगा? तो जितना नुकसान उसको हो रहा है या हो सकता है या बोलो रियल लॉस जो है, मतलब जो रियल लॉस कैलकुलेट होगा उतना कंपनसेशन उसको दिया जा सकता है। बट रिमोट लॉसेस के लिए वो हकदार नहीं होगा। रिमोट लॉसेस के लिए वो हकदार नहीं। तो वो बोलेगा कि मेरा किचन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी वजह से हम अपनी बेटी को वहां से यहाँ ला नहीं पाए, उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये नुकसान हो गया। ये सब कहानी कोर्ट सुनेगा नहीं, कोर्ट को उससे कोई लेना। रिमोट लॉसेस के बारे में कोर्ट को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, सामने वाले को जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करने की बात की गई है, लेकिन सामने वाला यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि पनिशमेंट दिया जाए। मतलब बोलते ना कोर्ट में खड़े को योर ऑनर इस पर्सन को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिससे कि कोई भी नेक्स्ट कोई नया बंदा सेम गलती करने की कोशिश दोबारा ना करे या वो क्राइम दोबारा ना करे। तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, समझ में आ रहा है? तो वैसे केस में आप सिर्फ कंपनसेटरी नेचर का रख सकते हैं बट पनिशमेंट के नेचर का नहीं रख सकते। The object is to bring the injured party on the same position in which it would have been if there has been no breach of contract। मतलब मकसद ये होता है कि अगर ब्रीच नहीं हुआ होता तो दोनों पार्टी किस जगह पर होते, वहां पहुंचा दो। क्लियर है? बोलो। If there is no damage, damages cannot be claimed। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर डैमेज हुआ ही नहीं है तो डैमेजेस का क्लेम नहीं मांगा जा सकता। एग्जाम्पल, a contract to buy car from और रुपए 80,000 from B। 20 कार, A ने B का कार खरीदने के लिए
60,000 में कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। बी ने उस कार को सी को बेच दिया सेम प्राइस में। बी ने उस कार को क्या किया, सेम प्राइस में सी को बेच दिया। तो यहाँ पर अब बी ए से डैमेजेस की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली उसे डैमेज हुआ ही नहीं। आ रहा है समझ में? अगला पॉइंट, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस बाय वे ऑफ रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी। तो रेमेडी किस तरह से डैमेजेस के रूप में यानी कंपनसेशन के रूप में ये मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल है इंजर्ड पार्टी को। दिस एंटाइटल्स द इंजर्ड पार्टी टू रिकवर कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्टी हु कॉजेस द ब्रीच। मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जिसने नुकसान कराया है, वो कंपनसेशन पे करेगा। सेक्शन 70 and 75 of Contract Act incorporate the provisions in this regard. The damages which may be awarded to the injured party may be of the following kind. पहला, जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज, यानी डैमेजेस के भी टाइप्स हैं। तो देखना अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं रेमेडी फॉर, रेमेडीज में क्या है, सबसे पहले ड्यू फॉर डैमेजेस। अब डैमेजेस के बारे में क्या लिखा था कि रियल डैमेज, और एक वर्ड हम टेक्निकली क्या पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट था ऊपर में, रिमोट डैमेज। रिमोट डैमेज फिर उसके बाद पढ़े थे compensatory in nature, not in the nature of punishment। हो गया। अब सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ डैमेजेस, राइट। और उसमें भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहला है ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसके बारे में अभी इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं। When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract। तो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया, तोड़ा है, उससे वसूल करेगा जिस पार्टी को नुकसान हुआ है कंपनसेशन। क्या वसूल करेगा? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू हिम देयरबाय व्हिच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच और व्हिच द पार्टी नो व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो नेचुरल लॉस है वो, या फिर जो एग्रीमेंट करते समय दोनों पार्टी को मालूम था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कितना डैमेजेस हो सकता है, अंदाजा था, उतना वो क्लेम कर सकता है। Such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the breach। ये सेक्शन 73 में लिखा था और यही फैसला आया था। फेमस केस लॉ है हेडले वर्सेस पैक्सनडेल। तो देखना ये केस लॉ हेडले वर्सेस पैक्सनडेल। The transept of peace mill had broken। ट्रांसेप्ट एक मशीन को बोलेंगे, टेक्निकली मैं जो क्या था वो ब्रोकन मतलब टूट गया था, खराब हो गया था। He gives it to be a common carrier who promised to deliver it within to the foundry in 2 days where the new shaft was to be made। मतलब जब ये ट्रांसेप्ट टूट गया तो वैसे केस में डिलीवरी मैन यानी कुरियर बॉय को दिया गया डी को कि तुम इसे 2 दिन में फाउंड्री पहुंचा देना जहां पर नया शाफ्ट बन जाएगा। फिर मतलब जो पार्ट खराब हो गए उसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगाएंगे तो फाउंड्री फिर से क्या होगा, चालू हो जाएगा। The mill stopped working। He delayed the delivery of the transept, so the mill remained idle for another 5 days। वो 2 दिन की बजाय 7 दिन लगा दिया, तो 5 दिनों के लिए मिल क्या रहा, बंद पड़ा रहा। He received the repaired transept 7 days later than he would have otherwise received। Consequently, he claimed compensation for the wages